नमस्कार विद्यार्थियों और गणतंत्र दिवस की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको क्लास के तहत आज हम आपको एक छोटा सा चैप्टर है कृषि वाला भूगोल का ही, उसको आपको बारीकी से इस भूगोल के छोटे से चैप्टर का अध्ययन करेंगे। उस चैप्टर का नाम है कृषि। क्या है कृषि? कृषि क्या होती है? मेन चीज तो आप समझो कृषि के बारे में। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। क्या चीज है? प्राथमिक क्रिया है। और कृषि आपको समझने से पहले आप जो क्रियाएं मैंने आपको बताई थी, 3 प्रकार की प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। और प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयों में सबसे जो महत्वपूर्ण कृषि है वो प्राथमिक क्रिया है। कौन सी क्रिया? प्राथमिक क्रिया। अब कृषि के अंदर देखो, सबसे पहले अगर कृषि क्या है तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। और प्राथमिक क्रिया के साथ साथ जो व्यक्ति के लिए, जो किसके लिए, जो व्यक्ति के लिए अधिकांश अधिकांश खाद्यान्न तथा विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पन्न करती है। यानी कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कच्चा माल। और कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। और कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कैसी क्रिया? प्राथमिक क्रिया है। और प्राथमिक क्रिया के साथ साथ ये कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है। अधिकांश जो ये खाद्यान्न तथा विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पन्न होता है। तो प्राथमिक क्रिया के तहत कृषि हो गई। और कृषि की अगर बात करते हैं तो कृषि को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कृषि है, कृषि को 4 भागों में बांटा। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कृषि के अंदर प्रारंभिक जीविका निर्माण कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्माण कृषि है, ये क्या होती है? तो देखते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्माण कृषि है, ये प्रारंभिक जीवन निर्माण कृषि जो है कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर, इस पर छोटे टुकड़ों पर, यानी छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों द्वारा, किसके द्वारा? आदिम कृषि औजारों द्वारा तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की सहायता से की जाती है। यानी जो प्रारंभिक जीविका निर्माण कृषि क्या है? प्रारंभिक जीविका निर्माण कृषि ऐसी थी प्राचीन काल में, यानी पुराने औजारों से जो कृषि की जाती थी वो प्रारंभिक जीविका निर्माण कृषि थी। यानी पुराने, जैसा आपको कुदाली है, दराड़ी है, गेती है, इनके माध्यम से जो पुरानी कृषि की जाती थी प्राचीन काल में, तो ये जीवन निर्माण कालीन कृषि थी। कौन सी थी? जीवन निर्माण कालीन कृषि थी। इसमें क्या होता है? छोटे से भूभाग पर की जाती थी। किस पर की जाती? छोटे भूभाग पर की जाती थी। और ये छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि यानी पुराने कृषि औजारों द्वारा की जाती थी। और परिवार अथवा समुदाय के श्रम की सहायता से की जाती थी। वो कृषि कौन सी थी? प्रारंभिक जीविका निर्माण कृषि। कौन सी थी? प्रारंभिक जीविका निर्माण कृषि। यानी इसके बाद अगर बात करते हैं तो दूसरी जो कृषि है वो गहन जीविका कृषि है। और गहन जीविका कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि है, यानी इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती, जो गहन जीविका निर्माण कृषि है वो ऐसे स्थानों पर की जाती थी, उन क्षेत्रों में की जाती जहां पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता। यानी ऐसे स्थान पर गहन जीविका कृषि की जाती थी, उन स्थानों पर की जाती थी वहां पर उस भूमि पर जनसंख्या का दबाव है वो अधिक होता था। यानी अधिक दबाव, जहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक होता था वहां, यानी जो इस प्रकार की कृषि गहन जीविका कृषि की जाती थी। अगर बात करते हैं इस गहन जीविका कृषि की तो इसमें क्या होता था? यानी भूमि तो कम और जनसंख्या अधिक, ऐसे स्थान पर इस प्रकार की खेती की जाती थी। और इसके बाद अगर बात करते हैं तीसरे नंबर की जो कृषि है वो वाणिज्यिक कृषि है। जैसा कि नाम से क्लियर है आपको वाणिज्यिक कृषि होती क्या है। अगर बात करते हैं तो वाणिज्यिक कृषि यानी ऐसी कृषि जिसके अंदर व्यापार के उद्देश्य से की जाती थी, वो कृषि कैसी थी? वाणिज्यिक कृषि। अगर बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि की तो इस प्रकार की कृषि मुख्य लक्षण था, इस प्रकार कृषि यानी वाणिज्यिक कृषि का मुख्य लक्षण है ये आधुनिक निवेशों यानी अधिक पैदावार देने वाले बीजों जैसा रासायनिक उर्वरक है और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना था। इस प्रकार जो वाणिज्यिक कृषि है इसमें क्या होता था? यानी अधिक से अधिक पैदा करने के लिए उच्च प्रकार के उर्वरक है, अन्य प्रकार के जो रासायनिक बीज है, इनका प्रयोग करके इस प्रकार की खेती में अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से इस प्रकार की कृषि की जाती थी। वो कृषि वाणिज्यिक कृषि कहलाती थी। कौन सी? वाणिज्यिक कृषि। अगर बात करते हैं 4 नंबर वाली जो चौथी कृषि है वो है रोपण कृषि। कौन सी कृषि? रोपण कृषि। अब रोपण कृषि क्या होता है? इस प्रकार की जो कृषि है ये भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। जो रोपण कृषि है वो एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। और वाणिज्यिक कृषि के साथ साथ बात करते हैं तो इस प्रकार की कृषि लंबे चौड़े एकल फसल बोई जाती है। लंबे चौड़े भूभाग पर जो रोपण कृषि है ये एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। और वाणिज्यिक कृषि के साथ साथ इस प्रकार की जो कृषि को एकल फसल यानी एक ही फसल को बोया जाता था इस प्रकार की कृषि के अंदर। तो एकल फसल के साथ साथ और ये लंबे चौड़े भूभाग पर
की जाती थी। ये कौन सी? रोपण कृषि। कौन सी कृषि है? रोपण कृषि। इस प्रकार से जो कृषि के 4 प्रकार थे, कितने थे? 4। अगर पहली बात करते हैं तो आपको बताया था मैंने प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, और दूसरी बात करते हैं तो गहन जीविका कृषि। कौन सी है? गहन जीविका कृषि। और तीसरी है वाणिज्यिक कृषि, और चौथी कौन सी है? रोपण कृषि। इस प्रकार की जो कृषि को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा? 4 भागों। अगर इस प्रकार का अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भैया गहन जीविका कृषि और प्रारंभिक जीविका निर्माण कृषि में क्या अंतर है, तो आपको बताना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपसे पूछ लिया रोपण कृषि है, इस रोपण कृषि की विशेषता पूछ लिया जाए, रोपण कृषि की 2 विशेषता बताइए, ये 3 विशेषता बताइए। तो इस प्रकार के आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार से ये जो टॉपिक है ये क्लियरिटी होना चाहिए। साथ साथ आपको बात करें तो रोपण कृषि पूछ लिया जाए, विशेषता पूछे रोपण कृषि की, तो रोपण कृषि के अंदर सबसे पहली चीज तो ये है, एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। और अगर बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि के साथ साथ ये लंबे चौड़े भूभाग पर की जाती है। किस पर की जाती है? लंबे चौड़े भूभाग पर की जाती है। और साथ साथ इसमें एकल फसल बोई जाती है, एक ही फसल को लंबे चौड़े भूभाग पर बोया जाता है, वो रोपण फसल के रोपण कृषि के तहत आता है। इसके बाद अगर बात करें महत्वपूर्ण रोपण फसलों की, तो जो महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी? अगर भारत की बात करते हैं, भारत में जो प्रमुख रूप से अगर बात करें तो भारत में प्रमुख रूप से रोपण फसलों के अंदर आता है चाय। क्या आती है? चाय। इसके अलावा कॉफी है, रबड़ है, खाद्यान्न, सॉरी, रबड़ है, इसके अलावा गन्ना है, क्या चीज है? गन्ना, और केला। ये महत्वपूर्ण रोपण फसलें है। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न के तहत, आपको छोटा प्रश्न पूछ सकता है कि 2 रोपण फसलों के नाम बताइए, तो आपको ही बताना पड़ेगा। जैसे आप चाय है, कॉफी है, रबड़ है, गन्ना है, केला, ये समस्त जो फसलें हैं, ये सभी फसलें रोपण फसलों की श्रेणी में आती है। अगर बात करते हैं इस प्रकार से एक कृषि के प्रकार है। अगर बात करें शस्य प्रारूप, अब शस्य प्रारूप क्या होता है? यानी ऋतुओं के अनुसार, यानी ऋतुओं के अनुसार फसलों को बदल बदल कर बोना, ये शस्य प्रारूप कहलाता है। क्या कहलाता है? शस्य प्रारूप। यानी एक फसल को कौन सी ऋतु में बोना है, दूसरी को कब बोना है, इस प्रकार शस्य प्रारूप के तहत आता है। शस्य प्रारूप के अंदर अगर बात करें तो भारत के अंतर्गत, यानी भारत के अंदर बात करें शस्य ऋतुओं की, तो भारत में 3 शस्य ऋतु है। कितनी है? 3 शस्य ऋतु है। और पहली अगर बात करें रबी, दूसरी करते खरीफ, और तीसरी है जायद की। यानी 3 प्रकार की भारत में शस्य प्रारूप है। यानी शस्य प्रारूप की अगर बात करें तो भारत में 3 शस्य ऋतु है। यानी कितने ऋतु है? 3 ऋतु है, रबी, खरीफ और जायद की। ये तीनों आती है। इसके अलावा अगर बात करें तो रबी की फसलें कब बोई जाती है, खरीफ की कब बोई जाती है, और जायद की कब बोई जाती है। अगर रबी की बात करें तो ये जो फसलें हैं रबी की फसलें, यानी ये शीत ऋतु में बोई जाती है। कब बोई जाती है? शीत ऋतु में। और ग्रीष्म ऋतु में इसको काट लिया जाता है। जैसा आपको देखा गेहूं है, सरसों है, ये सभी रबी की फसलें होती है। अगर खरीफ की बात करते, खरीफ की जो फसलें हैं, यानी रबी की फसलें, जो रबी की फसलें है उसका टाइम खत्म होने के बाद में खरीफ की, और ये रबी और खरीफ की जो फसलें है, ये दोनों फसलों के बीच में जो फसलें बोई जाती है वो जायद की फसल होती है। अगर जायद की बात करें तो जायद की फसलों की बात करें तो आपसे पूछ लिया जायद की फसलें, तो खीरा है, ककड़ी है, सब्जियां, ये सभी जायद की फसलों के अंदर आता है। इसके बाद करते अगर बात करें मुख्य फसलें, यानी मुख्य फसलें जिसको आप खाद्यान्न फसलें भी कह सकते हो आप, तो खाद्यान्न फसलों में मुख्य फसलों के अंदर आता है। तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण चावल है। क्या चीज है? चावल। चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। इसके बाद गेहूं है, और इसके अलावा मोटे अनाज। अब मोटे अनाजों के अंतर्गत क्या क्या आता है? ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये सभी मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आपसे बात करें मक्का है, ये भी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों की श्रेणी में आता है। इसके अलावा दालें, ये भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलें। अगर बात करें चावल की, तो चावल भारत का सबसे महत्वपूर्ण फसलों की श्रेणी में आता है। चावल की बात करें, चावल भारत का सबसे ज्यादा खाए जाने वाला अनाजों की श्रेणी में आता है। और अगर अनाजों की बात करें तो चावल, अगर चावल की आपसे पूछ लिया जाए चावल क्या है, चावल की अगर भौगोलिक स्थिति के बारे में पूछ लिया जाए, चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलें है। और सबसे अधिक जो चावल है वो पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा चावल उत्पन्न होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। अगर बात करें चावल के लिए, तो चावल के लिए अधिकतम वर्षा की आवश्यकता होती है, 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसके लिए तापमान है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और ये महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों की श्रेणी में आता है। इसके अलावा अगर बात करें गेहूं, ये भी भारत का दूसरे नंबर का खाद्यान्न है। अगर भारत की बात करते हैं इसकी चावल के बाद दूसरे नंबर जो खाद्यान्नों की श्रेणी में आता है, भारत के अंदर गेहूं है। क्या चीज है? गेहूं। गेहूं ये महत्वपूर्ण खाद्यान्न है।
खाद्यान्न फसलें है। और बात करें गेहूं की, तो गेहूं सबसे अधिक है वो उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पन्न किया जाता है भारत के अंदर। और अगर बात करें गेहूं के लिए, यानी 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसे कई प्रकार की मिट्टियों में बोया जा सकता है, जैसे आप काली मिट्टी है, जलोढ़ मृदा है, इस प्रकार की मिट्टी में इसको गेहूं को बोया जा सकता है। इसके अलावा मोटे अनाज है, मोटे अनाजों के अंदर आपको ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्का है और दालें, ये महत्वपूर्ण फसलों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्यान्न फसलें हैं भारत की, जो खाद्यान्न फसलों के अलावा अन्य खाद्यान्न फसलें और है, तो उनके अंदर आता है गन्ना है, तिलहन है, चाय है, कॉफी है, बागवानी फसलें। जैसे बागवानी फसलों के अंदर अगर आपको बात करें तो आम है, संतरा है, कई प्रकार की जो फसलें वो इसी की श्रेणी में आती है। गन्ना ये भी महत्वपूर्ण फसलें है भारत के लिए। इसके तापमान और वर्षा और इसको भी कई प्रकार की मिट्टियों में बोया जा सकता है। अगर बात करें जलोढ़ है, काली मिट्टी है, इसमें गन्ना गन्ना के लिए भी वर्षा की आवश्यकता अधिक होती है। तिलहन है, ये भी महत्वपूर्ण फसल है भारत की। इसके अलावा चाय है, कॉफी है, बागवानी फसलें, ये सभी भारत खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें है। इसके बाद करते अखाद्य फसलें कौन सी होती है? वे फसलें जो खाने के काम नहीं आती है, अन्य प्रकार अन्य चीजों के लिए काम में ली जाती है, वो होती है अखाद्य फसलें। कौन सी होती है? अखाद्य फसलें। अगर अखाद्य फसलों की बात करें तो आपके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण है आपको रबड़ है। क्या चीज है? रबड़ है। इसके अलावा कपास है, जूट है। ये भारत की अखाद्य फसलें है। प्रश्न आ सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, भारत की दो अखाद्य फसलों के नाम बताओ। आपको बताना पड़ेगा रबड़ है, इसके अलावा आपको कपास है, जूट है। अगर बात करते इन तीनों फसलों के अलावा, अगर यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, जिसको आपको सुनहरा रेशा कहते हैं, जूट को क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा। यानी जूट है वो सुनहरे रेशे के नाम से भी जानी जाती है। अगर बात करें ये रबड़ है, ये महत्वपूर्ण एक खाद्य फसलें। कपास है, कपास के लिए अगर बात करें, कपास की भौगोलिक स्थिति पूछी जा सकती है आपसे। तो कपास जो है इसके लिए 210 दिन तक पाला रहित मौसम चाहिए और साफ सुथरा वातावरण, जिसको आप कह सकते हो बिना पाला रहित मौसम चाहिए इसको। इसके अलावा कपास जो है काली मिट्टी में उगाई जाती है। कपास के पौधे के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। और साथ साथ अगर बात करें जूट है, जूट भी एक महत्वपूर्ण एक खाद्य फसल है। और जूट के अंदर आपको जूट के उपयोग पूछा जाए, पूछ भी सकता है, तो ये ध्यान रखना। तो जूट के उपयोग अगर बात करें, इससे बोरिया, टाइया, इस प्रकार गलीचे, दरिया ये बनाई जाती है। ये जूट इसमें काम आता है। इसके अलावा अगर बात करें कृषि में, भारत के अंदर जो कृषि है, इस कृषि के लिए प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार भी किए गए। इस तहत अगर बात करें प्रौद्योगिकी, नई नई टेक्नोलॉजी है, इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि में कई प्रकार के सुधार किए गए और लोगों के लिए फायदे के लिए आपको इस प्रकार से किए गए। अगर बात करें तो देश में, अगर हमारे देश भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत देश में अगर बात करें, देश में लगभग 60%, कितना प्रतिशत? 60%, यानी देश का 60% से अधिक, यानी देश में 60% से भी अधिक लोगों की आजीविका, यानी उनका जीवन यापन करने के लिए आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। अगर बात करें सन 1980 तक 1990 के दशक में व्यापक भूमि, कौन सी? व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो कि संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। किस पर आधारित था? तकनीकी, संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं चला रखी है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है, योजना शुरू की गई है। यानी प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों की बात करें तो देश में लगभग 60% जो लोग हैं उसकी जो आजीविका चलाने में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। और कृषि में महत्वपूर्ण योगदान होने के साथ साथ कई प्रकार की तकनीकी एवं संस्थागत सुधार किए गए। उन सुधारों में अगर बात करें तो सन 1980 और 1990 के दशक में एक व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम ये शुरू किया गया था, जो कि संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। किस पर आधारित था? संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इसके अलावा अगर बात करें संस्थागत सुधारों में, अगर किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड है, ये चालू किए गए। इसके साथ किसानों की दुर्घटना बीमा है, ये भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ साथ किसानों के लिए कई प्रकार के जो ऋण है वो दिए जा रहे हैं। कृषि में कई प्रकार तकनीकी एवं संस्थागत सुधार किए जा रहे हैं। इस प्रकार से आपको बात करते जो कृषि है, तो एक कृषि एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात कह सकते हो आप इसके। तो
इससे कई प्रकार की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो आती है, तो इनको आप बारीकी से समझने का प्रयास करें। और साथ ही साथ अगर बात करें कृषि की, तो इससे आपको छोटे टाइप के प्रश्न आएँगे, तो यहाँ से प्रश्न भी आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, बहुत वेरी मोस्ट अगर बात करें, तो यहाँ से आपको जैसे गेहूँ है, ये आपको महत्वपूर्ण टॉपिक को कहता है, गेहूँ है, गेहूँ की भौगोलिक स्थिति का वर्णन पूछ सकता है। इसके अलावा चावल है, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा आपसे यहाँ से इससे प्रश्न पूछा कृषि के प्रकारों में से आपको प्रश्न, तो आपको लगभग 3 नंबर जो आपके प्राप्त करना है, इस प्रकार से मैंने आपको शॉर्ट और छोटे प्रारूप में इस लेसन को आपको बताया है। और साथ ही साथ आपको बात करते हैं 3 नंबर है वो किस प्रकार से आपको ऐड करने हैं। 3 नंबर आपको आसानी से आ सकते हैं। हो सकता है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर इससे 2 प्रश्न आने वाले हैं, और दोनों प्रश्नों को आप बारीकी से अच्छी तरीक़ा से समझकर प्रयास करें, क्योंकि पता है आपको एक छोटा प्रश्न आने वाला है, एक 2 नंबर के 2 प्लस 1, यानी इससे लाइनिंग बढ़िया अच्छी तरीक़ा से तैयार करनी है ताकि आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। एक-एक लाइन है वो आपको महत्वपूर्ण लाइन है। मैं आने वाले वीडियो में आपको बिल्कुल समस्त जो सिलेबस है उसके तहत जो महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण लाइन है उनका मैं आपको बारीकी से अध्ययन करवाऊँगा, और साथ ही साथ इस प्रकार से आप इन वीडियो को देखते रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस प्रकार आपको महत्वपूर्ण वीडियो आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण टॉपिक और वीडियो आपको आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।